हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर मेंटर नवीन और एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल देख डेमो पर। दोस्तों, यदि आप भी कॉमर्स से जुड़ी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे देख डेमो एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज़ के कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। इसके साथ ही देख डेमो एप्लीकेशन चैनल पर हम आपके लिए लाए हैं कॉमर्स एक्सप्रेस की सीरीज़, जिसमें मैं और आप मिलकर करेंगे कॉमर्स से ही जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की तैयारी, ताकि हम अपनी तैयारी को और बेहतर बना सके। इसी सीरीज में 2 वीडियोस पहले अपलोड कर दी गई हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम शुरू करने वाले हैं इसी कॉमर्स एक्सप्रेस की सीरीज नंबर 3 को। तो चलिए देखते हैं हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होंगे। दोस्तों, हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक संस्था का कुल क्रय 1,50,000 रुपए, परचेज रिटर्न 15,000, फिनिश गुड का ओपनिंग स्टॉक व क्लोजिंग स्टॉक 25,000 और 35,000 है। आपसे पूछा गया है बेचे गए माल की लागत या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होगी। देखिए, हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिख सकते हैं कि हमारे पास जो परचेज है वो है 1,50,000। परचेज रिटर्न आपको पता है परचेज से माइनस हो जाती है। 15,000 हमने लेस किया तो हमारे पास 1,35,000 परचेज आ जाती है। आपको सभी को पता है कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड हमेशा ऐड होता है और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड हमेशा लेस होता है। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है 25,000 और क्लोजिंग स्टॉक कितना है 35,000। जब हम इसको बिल्कुल क्लियरली सॉल्यूशन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1,25,000, विच इज ऑप्शन सी विल बी करेक्ट फॉर अस। ऑप्शन सी इसके लिए बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक समय में लाभ को वास्तविक से अधिक दर्शाने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। आप बताइए, कोई भी बिजनेस, कोई भी फर्म, कोई भी कंपनी अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करके क्यों दिखाना चाहेगी? क्या रीजन होगा? क्या वो अपने राइवल्स को हराना चाहती है? क्या वो अपने ब्लैक मनी को सफेद मनी में बदलना चाहती है? क्या संस्था उस फर्म के प्रति सरकारी विश्वास पैदा करना है या अपनी कार्यकुशलता को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना है? देखिए, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आप अपना फिनांस लेना चाहते हैं, आपको गुडविल बनानी है मार्केट में, आपको सोसाइटी के लिए एक सिंबल बनना है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो यहां पर बहुत आंसर जो आपका सूटेबल रहता है वो आता है आपकी वर्किंग एफिशिएंसी को बढ़ाकर दिखाने के लिए। अगर आपका प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा होगा तो पता लग जाएगा कि कंपनी की वर्किंग एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, जिससे इन्वेस्टर आपकी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इसलिए आप अपनी वर्किंग एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करके दिखाना चाहते हैं, इसके लिए आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रहे हैं। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ओपनिंग स्टॉक आपको दिया गया है। ओपनिंग स्टॉक इज 40,000 रुपी। परचेज आपको देगी, बिल्कुल नेट परचेज है 1,30,000। आपको कहा गया विक्रय किए गए माल की लागत, आपसे कहा गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 1,50,000। सेल्स आपको दे रखी है 1,90,000 और आपसे पूछा गया है कि जीपी या जीएल ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस क्या होगा। आपको आइडेंटिफाई करना है कि लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, और हो रहा है तो कितना हो रहा है। क्लियर है? अगर आपको ये टर्म दिख रही है तो आप कौन सा अकाउंट बनाएंगे इसके लिए? आप इसके लिए बनाएंगे व्यापार खाता या ट्रेडिंग अकाउंट। हमने ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट अच्छे से पढ़ा है कि हम हमेशा ओपनिंग स्टॉक को 2 साइड में लिखते हैं। 40,000 हमारे पास नेट परचेज है, नेट परचेज हमारे पास है 1,30,000। सेल दे रखी है हमें क्वेश्चन में, बाय सेल्स 1,90,000। स्टूडेंट्स, मुझे ये बताइए कि आपके पास अगर ओपनिंग स्टॉक शुरू में 40,000 पड़ा है, घर में कोई सामान 40,000 का है, आपने नया सामान खरीद लिया 1,30,000 का, साल के लास्ट में आप माल बेच रहे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात हो रही है यहाँ पर 1,50,000। 1,70 में से 1,50 आपका बिक गया तो कितना बाकी बचा? 20,000। तो 20,000 आपका क्या होगा? बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है? 20,000। तो जीटी करेंगे 2,10,000। यहां बैलेंस कितना आ रहा है? 40,000 का। और ये 40,000 अगर टी साइड में आ रहा है तो ये हमारा क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट 210 इक्वल हो जाएगा। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर बी बहुत करेक्ट है, क्योंकि 40,000 रुपए का लाभ आपको दिख रहा है, ये हमें मिलने वाला है। तो यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक कंपनी की सेल
2,25,000 2,25,000 है। आपसे कहा गया है डेटर का ओपनिंग स्टॉक 42,000 है और डेटर का क्लोजिंग स्टॉक 58,000 है। क्लियर? वैसे ही बी आर ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा है 11,600 और बी आर का क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है 10,000। आपसे पूछा गया है कि आपने 2,25,000 का माल बेचा है तो आपको डेटर से पैसा वापस कितना मिला, क्या पूरा का पूरा मिल गया या कुछ बच गया? चलिए चेक करते हैं। 2,25,000 हमारी सेल है। देखिए ओपनिंग डेटर और क्लोजिंग डेटर का डिफरेंस निकालेंगे तो 58 माइनस 42,000 ये हमारे पास आएंगे 16,000 के डेटर जो बैलेंसिंग है। बीआर का भी सेम डिफरेंस निकाल लेंगे। जब आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दिया होता है तो आप दोनों को माइनस करके बैलेंस निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 11,600 है और 10,000 माइनस करेंगे तो 1,600 रुपये आपका आ गया बीआर का बैलेंस और ये आ गया आपका डेप्टर का बैलेंस। ठीक है, अब देखिए इनको फिर हमें माइनस करना है क्योंकि डेटर और बीआर में हमें पता लग गया है कि इसमें से इतने 16,000 के डेटर थे और बीआर जो थे हमारे पास बिल्स रिसीवेबल 1,600 रुपए के। तो हमारे पास 14,400 14,400 ऐसे डेटर्स हैं जिनसे पैसा नहीं आएगा। तो हमने सेल कितने की 2,25,000 और कितनों से पैसा हमें नहीं मिलने वाला 14,400 से। तो इट मीन दैट लगभग 2,10,600 रुपए के डेटर हैं जो आपको पैसा दे जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रमाणन में अंकेक्षण सत्यापित करता है, क्या करता है? प्रमाणन की बात हो रही है। प्रमाणन होता है हमारा वाइट वाउचिंग और उसमें अंकेक्षण ऑडिटिंग। ठीक है, क्या बताता है, क्या सत्यापित करना चाहता है? क्या केवल लेन देन का अधिकार, क्या केवल लेन देन की प्रमाणिकता कि आपने यहां से चीज खरीदी है, क्या लेन देन का अधिकार में प्रमाणिकता दोनों, क्या लेन देन की गणितीय शुद्धता? देखिए गणितीय शुद्धता जांच करना कभी भी ऑडिटिंग का काम नहीं होता। अधिकार और प्रमाणिकता दोनों जांच करना ही ऑडिटर का काम माना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपके लिए बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। देखिए आस्थगित भुगतान व्यय आपसे पूछे जा रहे हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार स्टूडेंट्स। हमारे पास दो तरह के एक्सपेंसेस हैं, एक रेवेन्यू और एक है हमारे पास कैपिटल एक्सपेंसेस। आपको पता है स्टूडेंट्स जो एक्सपेंस हमें लंबे टाइम के लिए बेनिफिट देने वाले हैं उन एक्सपेंसेस को हम कैपिटल में लेकर चलते हैं और ऐसे एक्सपेंसेस को हम एसेट साइड में शो करते हैं। क्लियर है? जो रेवेन्यू के हमारे खर्चे होते हैं उन्हें हम डायरेक्ट P&L में सब्ट्रैक्ट माइनस करते जाते हैं, हर साल रिटर्न ऑफ कर देते हैं। बट यहाँ पर क्या है, रेवेन्यू के साथ साथ एक टर्म आई हुई है डिफर्ड। तो हम चेक करते हैं कि डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। देखिए ऐसा कोई भी खर्चा, फॉर एग्जांपल हम एडवर्टीजमेंट के खर्चे की बात करते हैं। किसी ब्रांड पर किसी कंपनी ने 5 से 10 करोड़ रुपए का एडवर्टीजमेंट कर दिया है, बहुत बड़े लेवल पर एडवर्टीजमेंट किया है। अब ये 5 से 10 करोड़ का खर्चा हम एक ही साल में P&L से राइट ऑफ नहीं कर पाएंगे क्योंकि वैसे तो रेवेन्यू का खर्चा है, लेकिन हम इसको एक ही साल में P&L करेंगे तो हम उस साल के लिए बहुत बड़े नेट लॉस में चले जाएंगे। हमने क्या किया, इस टर्म को डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बना दिया और इस टर्म को आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि इस टर्म का जो अंतिम शेष है अंतिम खातों में कहां और किस पक्ष में दिखाएंगे। मतलब अंतिम खाते ट्रेडिंग है, P&L है और बैलेंस शीट है, इन तीनों में या किसी एक में कहां आएगा और किस साइड पे आएगा ये आपको क्लियर करना है। ऑप्शन है, क्या हम ट्रेडिंग के डेबिट में दिखाएंगे? तो बिल्कुल हमें क्लियर है कि हम नहीं दिखाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जी दिखा सकते हैं, संपत्ति में असेट साइड में दिखा सकते हैं या नीचे टिप्पणी में दिखा सकते हैं या नीचे हम क्रिटिकल नोट डाल सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एडवर्टीजमेंट हमने हैवी एडवर्टीजमेंट किया है, बहुत बड़े लेवल का खर्चा किया है, तो ऐसे बड़े लेवल के खर्चों को हम हमेशा असेट साइड में दिखा देते हैं बैलेंस शीट के। ओके, हमने जैसे 5 करोड़ 10 करोड़ का खर्चा यहां दिखा दिया। अब हम क्या करेंगे, एवरी ईयर हम इसमें से कुछ पार्ट लेकर के, जैसे कि हम असेट्स को ट्रीट करते हैं, फिक्स्ड असेट्स को भी ट्रीट करते हैं, कुछ पार्ट इसका लेकर के हम P&L में हर साल क्या करे जाएंगे, राइट ऑफ करते चले जाएंगे। इसलिए ऐसा कोई भी खर्चा जो बहुत बड़े लेवल का है लेकिन आने वाले बहुत सारे सालों तक वो हमें बेनिफिट दे सकता है, ऐसे खर्चे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माने जाते हैं और जिन्हें हमेशा चिट्ठे के या असेट साइड में बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। अगर आपसे सिर्फ रेवेन्यू पूछेगा तो आपको P&L के डेबिट में डालना है, कैपिटल पूछेगा तो असेट्स में डालना है, और अगर आपसे डिफर्ड रेवेन्यू पूछता और वो लंबे टाइम के लिए बेनिफिट दे रहा है तो वो भी आपको बैलेंस शीट के असेट साइड में डालना है।
आई थिंक ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में बहुत बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5,000 रुपए का बीआर बैंक से भुनाया जिसकी देय तिथि अंतिम खाते तैयार करने के पश्चात की है, यह व्यापार के लिए क्या है। देखिए, हमने आपसे कहा गया है कि 5,000 रुपए का एक बिल है जिसको आपने बैंक से डिस्काउंटेड कर लिया, ठीक है, आपने बैंक से कैश ले लिया उसके बिल के बदले में, लेकिन जो देय तिथि है, जो आपको एग्जैक्ट पैसा मिलना चाहिए था, वो आपके फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद की डेट है। तो आपके वो बिजनेस के लिए वो क्या होगा? क्या वो आपके लिए एक फिक्स्ड लायबिलिटी है? क्या आपके लिए वो एक करंट लायबिलिटी है? क्या वो आपके लिए एक करंट असेट्स है? क्या वो आपके लिए कंटीजेंट लायबिलिटी है? मेरे हिसाब से बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसका आंसर बहुत अच्छे से पता भी होगा। मैं आपको लॉजिक के साथ एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, 5,000 रुपए का बिल है, मैं ए बंदा हूं, बी पार्टी से मैंने एक बिल लिखा है बी पार्टी ने मुझे, एक मेरे पास बैंक है। ओके, मैंने ट्रेड से पहले ही वो बिल बैंक में दिया और बैंक को बोला कि मुझे इसका कैश आप दे दीजिए और डिस्काउंटेड कर दीजिए। मैंने उनसे पैसा ले लिया। अब जो एग्जैक्ट अमाउंट आने वाली थी उसकी डेट बाद में है, मेरे फाइनल अकाउंट्स मेरे पहले ही बन चुके हैं। अब देखिए, या तो वो बी बाद में पैसा बैंक को दे देगा, अगर वो बाद में पैसा बैंक को दे देगा तो वो मेरी असेट्स है ना, मेरे लिए इसका कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो नहीं दे पाएगा, अगर मुझे बैंक को देने होंगे, तो वो मेरे चालू दायित्व या वो मेरी करंट लायबिलिटी बन जाएगा। बट यहां पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, पैसा मुझे बी से लेना था और बी अपने आप बैंक को देगा। हो सकता है अगर कल को बी पैसा नहीं दे, अगर बी पैसा बैंक को नहीं दे, तो फ्यूचर में जाके वो मेरे लिए कहीं ना कहीं कंटीजेंट लायबिलिटी बन सकती है, क्योंकि मुझे तो बैंक को पैसा देना पड़ेगा, बैंक तो पैसा छोड़ेगा नहीं। तो ये कहीं ना कहीं कंटीजेंट लायबिलिटी का क्वेश्चन बनता है। तो दो ऑप्शन नंबर डी आपके लिए करेक्ट है, क्योंकि अगर कल को फ्यूचर में बी पेमेंट नहीं करेगा तो आपको ये आपके लिए कंटीजेंट लायबिलिटी का क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर? बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। अब देखिए, अंकेक्षक एक रखवाली करने वाले कुत्ते के समान है, न कि शिकारी कुत्ते के समान। यह कथन किस मुकदमे में कहा गया? स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत बार केवीएस के एग्जाम्स में, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में, इसके अलावा जेवीवीएनएल और जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ऑडिटिंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन आता है। आप सभी को पता है कि जो भी ऑडिटर होता है उसे हम शिकारी ना कह करके एक वॉच डॉग बनाते हैं, क्योंकि वो एक तरह का ऐसा वॉच डॉग बनाया गया जो कि निगरानी रखने का काम करता है। और बहुत फेमस मुकदमा ये रहा है किंगस्टन कॉटन मिल्स का। आपने नाम इसका बहुत बखूबी पढ़ा भी होगा। किंगस्टन कॉटन मिल्स के मुकदमे में ये बात आई थी, जिसमें अंकेक्षक को, ऑडिटर को एक वॉच डॉग की संज्ञा या उसको नाम दिया गया था। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर अपने विचार दीजिए। हम ऐसे ही और इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।